नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। वरुण ने एक हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को अपनी कनपटी के किनारे पर जोर से दबाया। उसकी आंखों के पीछे एक हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे हाथ मलने लगा, सिरदर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह सोचता सिरदर्द उतना ही बढ़ता जाता। एक दानव चौथे रैंक में आधा कदम आगे, ये सामान्य बात नहीं थी। वरुण ने अपना हाथ नीचे किया और एक लंबी सांस छोड़ी। तनाव से उसका चेहरा तन गया। ये बुरा है, उसने धीमी आवाज में कहा। बहुत बुरा। वरुण ने रुएल की ओर, फिर माइकल की ओर और फिर स्टाबोन की ओर देखा। उसकी निगाह सबसे देर तक उस चांदी जैसी आंखों वाले व्यक्ति पर टिकी रही जिसने ये खबर दी थी। संघ की बस्ती पर हमला करने वाले राक्षसी अलौकिक प्राणी शक्तिशाली और परेशानी पैदा करने वाले हैं। खतरनाक भी, लेकिन नरक के पहले तल का संतुलन, यानी स्वयं नरक का संतुलन, मात्र कुछ राक्षसी अलौकिक प्राणियों द्वारा कुछ चौकियों पर कब्जा करने मात्र से नहीं बिगड़ेगा। संघ और अन्य जातियां इस तरह की अशांति को संभाल सकती हैं। बेशक अगर वे हमारी नस्लों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो फेडरेशन को इसकी व्याख्या करनी होगी और इससे हम सार्वभौमिक स्तर पर बुरी स्थिति में आ जाएंगे। फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन रैंक 4 में आधा कदम आगे बढ़ा हुआ दानव, वह तो बिल्कुल अलग बात है। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। इस तरह का राक्षस पहली 20 मंजिलों में कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर पहली मंजिल पर ऐसा कुछ मौजूद है। उसने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। स्टाबोन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या किसी को लगता है कि इसका संबंध आपकी तरफ से आने वाली राक्षसी अलौकिक शक्तियों से हो सकता है? इससे वरुण का माथा और भी सिकुड़ गया। उसने स्टाबोन को एकटक देखा। दोस्त, उसने नियंत्रित स्वर में कहा, हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। बिना सबूत के संबंध मान लेना मामले को और जटिल बना देगा। स्टाबोन के जवाब देने से पहले ही माइकल आगे बढ़ गया। उन्होंने शांत भाव से कहा, उनकी पृष्ठभूमि क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय नरक में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। दोनों ही अच्छी नहीं हैं और दोनों के लिए समाधान की आवश्यकता है। वरुण ने भावहीन हंसी हंसी। और आप क्या सुझाव देते हैं? उसने पूछा। हम ये सब जानते हैं। हम खतरों से वाकिफ हैं। लेकिन बिना मदद के आप हमसे क्या करने की उम्मीद करते हैं? अतिरिक्त सहायता आने के बावजूद भी हम अंधेरे में हैं। माइकल ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी नजर रुएल की ओर घुमाई। आपने राक्षसी अलौकिक शक्तियों में शक्ति का उच्चतम स्तर क्या देखा है? माइकल ने पूछा। नोट, शब्दों की अधिकता से बचने के लिए हम सम्राट श्रेणी के बजाय रैंक 4 का उपयोग करेंगे, लेकिन इसे ध्यान में रखें यदि यह बात के अध्यायों में दिखाई देता है। वे सभी अभी भी रैंक 3 पर हैं, रुएल ने कहा। रैंक 4 से ऊपर नरक में प्रवेश करने वाली सबसे निचली मंजिल 50वीं है, जब तक कि वे स्वेच्छा से नरक से ही दमन स्वीकार न कर ले। मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन अगर रैंक 4 या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति निचले तलों में जबरदस्ती घुस जाता है तो नरक के नियम उसकी शक्ति को रैंक 3 तक कम कर देते हैं। उसका स्तर अस्थायी रूप से गिर जाएगा। वह अपनी कुछ क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। वह शक्तिशाली तो रहेगा, लेकिन उतनी शक्ति नहीं जितनी उसकी वास्तविक रैंक उसे सामान्यता प्रदान करती है। रुएल ने बोलना जारी रखा। इसीलिए गुड 50वीं मंजिल से नीचे रैंक 4 के सैनिकों को नहीं भेजते। यह अप्रभावी और खतरनाक है। दबा हुआ रैंक 4 अभी भी मजबूत है, लेकिन अजेय नहीं है। ये नियम राक्षसों पर भी लागू होते हैं। ये कहने के बाद रुएल थोड़ी देर रुका, फिर उसने देखा कि माइकल अभी भी चुपचाप उसे देख रहा है। माइकल ने फिर से बात की। आपके विचार से उनकी संख्या कितनी होगी? वरुण की भौहें तन गईं। स्टाबोन ने अपना सिर झुकाया। सवाल सुनकर रुएल भी चौंक गया और उसकी आंखें झपक गईं। माफ करना, रुएल ने पूछा। कितने क्या? 3रे दर्जे की राक्षसी अलौकिक शक्तियां, माइकल ने स्पष्ट किया। मेरे लिए इसका अनुमान लगाए। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वरुण उन दोनों के बीच देखता रहा। जाहिर तौर पर उसे अभी तक माइकल के विचारों की श्रृंखला समझ नहीं आ रही थी। रुएल हिचकिचाया, फिर भी उसने जवाब दे दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो रैंक 3 को फीनिक्स के पंखों जितना दुर्लभ तो नहीं कहा जा सकता, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन उन्हें आसानी से जुटाया भी नहीं जा सकता। उसने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन उस लड़ाई को फिर से याद करने लगा। भागने से पहले मैंने जो देखा और अपने मोटे अनुमान के आधार पर मैं कहूंगा कि इस समय पहली मंजिल पर रैंक 3 के राक्षसी अलौकिक प्राणियों की संख्या 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60? रुएल ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, जब तक कि शैतानी अलौकिक शक्तियां युद्ध की योजना न बना रही हो। माइकल हैरान नहीं दिखे, बल्कि उनकी आंखों में और भी शांति आ गई। 60 से ज्यादा नहीं, उसने धीरे से दोहराया। अच्छा, इसमें क्या अच्छा है? स्टाबोन ने उलझन में पूछा, लेकिन माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सभी को उससे अजीबोगरीब शब्द सुनाई देने लगे। अगर मैं कहूं 5 नहीं 4 स्लॉट प्रति स्तर तो आगे बढ़ने से कुछ अतिरिक्त 200 कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं नहीं, ये तो अभी भी बहुत बड़ा लगता है। 60 नहीं 80 के बारे में क्या ख्याल है? तारांकन। नरक के पहले तल का जमा हुआ परिदृश्य अनंत तक फैला हुआ था। फटी हुई बर्फ और उड़ती हुई बर्फ का एक बंजर इलाका। जहां कभी फेडरेशन की बस्ती शान से खड़ी थी, अब वहां एक क्रूर संघर्ष के निशान हर सतह पर बिखरे पड़े हैं। बर्फ पर खून के लंबे लंबे जमे हुए निशान बन गए थे। दीवारों में दरारें पड़ गई थीं
और खंडहर हो चुके आधार के केंद्र में फर्श का द्वार गुनगुना रहा था। अस्थिर प्रकाश की एक हल्की सी तरंग संरचना के माध्यम से दौड़ रही थी। कवचधारी सैनिक इसके चारों ओर रक्षात्मक घेरा बनाकर खड़े थे। उनके हथियार तपे हुए थे और कड़ाके की ठंड में उनकी सांसों से धुंध निकल रही थी। कंधों पर सींगों वाला लबादा ओढ़े एक व्यक्ति, जो संभवतः नेता था, सबसे आगे खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। स्थिति, उसने आदेश दिया। उन राक्षसी अलौकिक शक्तियों में से एक तुरंत आगे बढ़ा और अपनी छाती पर मुट्ठी रखकर सलाम किया। उस व्यक्ति ने बताया, ऑरोरा की ओर जाने वाला चैनल अभी भी बंद है। फेडरेशन फिलहाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेता ने अपनी जीभ चिटकाए। मुझे पता है कि, दूसरे व्यक्ति ने बोलना जारी रखा और ऊपर की ओर जाने वाले गुनगुनाते हुए द्वार की ओर इशारा किया। वह रास्ता उन्हें सीधे दूसरी मंजिल पर ले जाता है। अगर हम जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो पैर जमाने से पहले ही दर्जनों लोग हमारा सामना कर लेंगे। उनके साथ भी यही हाल है, वे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी मंजिल के प्राकृतिक प्रवेश द्वार से पहली मंजिल पर उतरने की बात हो तो वे ऐसा नहीं कर सकते। इससे उनकी सेनाएं बिखर जाएंगी और उनकी प्रभावशीलता में भारी गिरावट आएगी। वैसे भी हमारी तैयारियों को देखते हुए दूसरी मंजिल पर मौजूद सेना इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी। वह व्यक्ति अभी बोल ही रहा था कि तभी फेडरेशन द्वारा पहली और दूसरी मंजिल के बीच सुगम आवागमन के लिए बनाया गया द्वार सक्रिय हो गया। उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह एक बहुत ही धुंधली छवि वाला व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, उस पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उनके हमलों से उठे धुएं के छंटने के बाद आसपास मौजूद राक्षसी अलौकिक शक्तियों के बीच कर्कश हंसी की लहर दौड़ गई। सच में, ये तो बहुत उबाऊ है, उनमें से एक ने उपहास उड़ाते हुए कहा। इतनी सारी तैयारी सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए? क्या फेडरेशन इतना हताश है? धुआं छंटने पर और भी हंसी की आवाजें सुनाई दी। उनकी हंसी कुछ पल बाद फीकी पड़ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे मृत समझ रहे थे वह वास्तव में मृत नहीं था। काले रंग का कवच उसकी त्वचा पर जीवित धातु की तरह लहरा रहा था, मानो उससे पूरी तरह चिपक गया हो। ये कवच कम और उसके शरीर का ही एक हिस्सा ज्यादा लग रहा था। कुछ अलौकिक शक्तियां अकड़ गईं। वह कवच, वह क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता ने कहा। उसे मार डालो। भूत पहले चला। उसने अपने हाथों को किसी भी पहचानने योग्य मुद्रा में नहीं उठाया। वह बस आगे बढ़ा और अपने सामने हवा में मुक्का मारा। हवा जोर से गरज रही थी। उसकी मुट्ठी से एक पारदर्शी तरंग निकली और जमी हुई जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ी। पास ही मौजूद राक्षसी अलौकिक प्राणी को अपनी आंखें खोलने का भी समय नहीं मिला था कि अदृश्य शक्ति ने उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठा और टूटी हुई गुड़िया की तरह पीछे की ओर उड़ गया। क्या? उनकी आवाजों में मौजूद हैरानी दूर होने से पहले ही घोस्ट ने फिर से एक मुक्का मारा। एक और व्यर्थ प्रयास, एक और कान फाड़ देने वाला धमाका। फैल जाओ, नेता ने गुस्से से कहा। आसपास के योद्धा तुरंत हरकत में आ गए। उनकी आभा चमक उठी और वे अगल बगल भाग निकले। तलवारें ऊर्जा से जगमगा उठी। हवा में मंत्रों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। घोस्ट किसी विशेष व्यक्ति का पीछा नहीं कर रहा था। वह लगातार मुक्के मारता रहा। बाएं, सही, ऊपर, नीचे, अत्यधिक उतार चढ़ाव। हर एक मुक्के से आसपास का इलाका हिल जाता था। भूकंप की लहरें टेढ़े मेढ़े चापों में बाहर की ओर फैल गईं। यह मजाकिय है। वह तो निशाना भी नहीं लगा रहा। घोस्ट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। एक पदचिह्न बर्फ में गहराई तक धंस गया। उसने नीचे की ओर मुक्का मारा। बिजली की लहर जमीन से टकराए और उछलकर वापस उछली, मानो एक फव्वारे की तरह फूट पड़ी हो। उस समूह के नीचे जो सोच रहा था कि वे उसकी पहुंच से बाहर हैं। बर्फ का जो स्तंभ बना, उसने उन्हें कुछ पल के लिए ऊपर उठा लिया, फिर अचानक बल से वे बिखर गए और उनके शरीर चारों दिशाओं में बिखर गए। हालांकि बाकी लोग ये समझने में नाकाम रहे कि जब तक उन्होंने घोस्ट पर ध्यान केंद्रित करना बंद किया, तब तक दर्जनों लोग द्वार के आसपास खड़े हो चुके थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें से हर एक के पास ऐसी आभा थी जो जरूरी नहीं कि उनकी अपनी आभा से कमजोर हो। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। गतिरोध टूट गया था और यह किसी आम व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था। तुरंत ही उन सभी को अपने ऊपर मौत की गंध महसूस होने लगी। बिना किसी झिझक के राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने वही किया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। बलवानों से दूर भागो। हालांकि दौड़ने के लिए ताकत की भी जरूरत होती थी, और इस बार ताकत ऐसी चीज थी जिसके बारे में वे शेखी बघारने का आनंद नहीं ले सकते थे। जैसे ही राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने भागने की कोशिश की, आकाश में अंधेरा छा गया। ऊपर मौन जल्लादों की तरह लटके हुए 10 इंसान थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं रह गए थे। उनमें से प्रत्येक से एक ठोस रैंक 3 की आभा निकल रही थी। उनकी उपस्थिति युद्ध क्षेत्र पर गिरते हुए पहाड़ की तरह भारी पड़ रही थी। ये माइकल के मरे हुओं का हिस्सा थे, उसके मानव प्रकार के मरे हुए, जिन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके पास शायद ही कभी समय या संसाधन होते थे। माइकल अपने सभी मरे हुए प्राणियों में पूरी तरह से निवेश नहीं कर सका। उसके पास समय, ध्यान और अक्सर संसाधनों की कमी थी। यहाँ तक कि कुछ ही प्राणियों का पालन पोषण करने में भी उसे अत्यधिक ऊर्जा और संसाधनों की खपत होती थी। बेशक भविष्य में इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी यह सीमा केवल माइकल पर ही लागू होती है। ये नियम स्वयं मरे हुओं पर लागू नहीं होता था। सिर्फ इसलिए कि माइकल अपने सभी मरे हुए साथियों की देखभाल नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपने ही जैसे लोगों की देखभाल नहीं कर सकते थे। ये दया, प्रेम या रिश्तेदारी की भावना से भी प्रेरित नहीं था, क्योंकि चीजों की नकल करने की उच्च बुद्धि होने के बावजूद माइकल के मरे हुए लोग किसी परिचित बंधन जैसी जटिल भावनाओं की पूरी तरह से नकल करने में अभी भी असमर्थ थे। हालांकि एक चीज ऐसी थी जिसकी वे हुबहू नकल कर सकते थे, इस हद तक कि यह कहा जा सकता था कि वे वास्तव में उसे महसूस कर रहे थे। स्पार्टन इसका प्रमुख उदाहरण था। अध्ययन सत्रों के दौरान माइकल के सबसे करीबी प्राणियों में से एक होने के नाते स्पार्टन ने बहुत कुछ सीखा था।
कई बार तो वह माइकल से भी बेहतर कुछ बातें समझता था और वे जेस्टर से प्राप्त स्मृति संवहन कौशल के माध्यम से एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। जेस्टर को ये कौशल दुष्ट साधक ली फॉर्म से मिला था। माइकल हमेशा सभी पर मेमोरी इन्फ्यूजन का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन हर बुद्धिमान मरे हुए प्राणी में ये कौशल होता था और स्पार्टन इसका इस्तेमाल निजी कारणों से सिखाने और साझा करने के लिए कर रहा था। जीव की नस्ल या प्रकार चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि जो सक्रिय नहीं थे, ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसी नस्ल रही हो जो अधिक शक्ति न चाहती हो। अनडेड ऐसे प्राणियों का एक प्रमुख उदाहरण थे जो अनंत काल तक बिल्कुल स्थिर रह सकते थे और साथ ही अपनी ताकत बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग ले सकते थे। स्पार्टन भी बाद वाले समूह का हिस्सा था, लेकिन अन्य मरे हुओं के विपरीत जो खून खराबे के साथ ऐसा करते थे। माइकल के पालन पोषण और उससे संबंधित अन्य चीजों के कारण स्पार्टन ने एक मरे हुए के रूप में ज्ञान को अपनी अधिक शक्ति प्राप्त करने का मार्ग मान लिया था। ये बात भी पूरी तरह से गलत नहीं थी, खासकर तीसरे रैंक पर पहुंचने के बाद। शक्ति की चाहत की भावना का माइकल को एक स्वामी के रूप में बचाने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह किसी भी बुद्धिमान प्राणी की पूर्णता की चाहत की सहज प्रवृत्ति से संबंधित थी। चूंकि ज्ञान स्पार्टन के लिए खुद को मजबूत बनाने का एक तरीका था, इसलिए उसने साझा सूचनाओं का एक शांत भयावह नेटवर्क बनाया, जादू, युद्ध रणनीति और मंत्रों के सामंजस्य का एक आंतरिक पुस्तकालय बनाया जिसका उपयोग वह मरे हुओं के बीच कर सकता था। तो अब सवाल ये बन गया, क्या होता है जब 10 शक्तिशाली रैंक 3 प्राणी, जिनमें से प्रत्येक के पास परिष्कृत समन्वय, साझा जादुई ज्ञान और पूर्ण सामंजस्य है, एक साथ मिलकर कोई जादू करते हैं? उत्तर, एक आपदा। बस्ती के ऊपर अचानक एक विशालकाय जालनुमा संरचना अस्तित्व में आ गई। वातावरण में जादू की गूंज सुनाई दे रही थी और अचानक बूम, एक गुंबद ने पूरी बस्ती को सील कर दिया था। कोई बाहर नहीं जा सकता था और कोई अंदर नहीं आ सकता था। यह इतना शक्तिशाली था कि शून्य का भी उपयोग नहीं किया जा सका। राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। उनका भागने का रास्ता पल भर में गायब हो गया, मानो उनके पीछे कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। भीड़ में दहशत की लहर दौड़ गई। ये क्या है? नहीं, बाहर निकलने का रास्ता। मैं सीमा पार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? बहुत देर हो चुकी है। अब युद्ध क्षेत्र एक सीलबंद शिकारगाह बन चुका था। वहां मौजूद हर राक्षसी अलौकिक शक्ति को एक भयावह एहसास ने जकड़ लिया। किसी ने कर्कश आवाज में चिल्लाकर कहा, अगर हमें जीना है तो हमें लड़ना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने सहमति जताते हुए गुर्राया, यह अपनी ताकत छिपाने का समय नहीं है। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो, वरना हम यहीं मर जाएंगे। भय उन्माद में बदल गया। अगले ही पल खंडहर हो चुकी बस्ती में माना ऊर्जा का विस्फोट हो गया। आग भड़क उठी, पाला जमने लगा। अंधकार में अभिशाप की ऊर्जा से वातावरण भर गया। वहां मौजूद हर राक्षसी अलौकिक शक्ति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब वे कुछ भी बचाकर नहीं रख रहे थे। एक बड़ा समूह मुख्य समूह से अलग होकर आकाश की ओर तेजी से बढ़ा। कास्टर्स पर हमला करो, उनके नेता ने दहाड़ लगाई। उन्हें गिरा दो और गुंबद ढह जाएगा। यह एक बुनियादी सिद्धांत था जिसे बड़े पैमाने पर जादू का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति समझता था। जब तक कि यह कोई शुद्ध सरणी या भूभाग में स्थिर संरचना न हो, इस तरह के व्यापक जादू को बनाए रखने से आमतौर पर जादूगर अपनी जगह पर ही स्थिर हो जाते थे। जादू जितना बड़ा होता था, उतना ही वह उपयोगकर्ता को जकड़ लेता था। भले ही वे हिल डुल सके, उनकी गति धीमी और सीमित ही रहती थी। बस्ती को सील करने वाला गुंबद बहुत विशाल था। इसके ऊपर हवा में तैर रहे 10 मरे हुए प्राणी अवरोध के बाहर थे। लेकिन हर राक्षसी अलौकिक प्राणी को इसका तर्क पता था। जादूगरों को मार डालो, इस जादू को तोड़ो, पलायन। उन्होंने अपना संकल्प दृढ़ किया और एक सघन वेद संरचना में तेजी से ऊपर उठे। उनकी आभा दमक रही थी। हालांकि वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। बगल से कोई विशालकाय चीज उनसे टकरा गई। एक धुंधली आकृति उल्कापिंड की तरह आक्रमणकारियों के बीच से गुजरी और पल भर में उनकी संरचना को तहस नहस कर दिया। कई लोग खून की उल्टी करते हुए इधर उधर भागे, जो बर्फीली हवा में धुंध में बदल गया। धुंधलापन कम हो गया। एक विशालकाय भेड़िया हवा में खड़ा था। उसकी आंखों में निर्मम बुद्धि की चमक थी। उसके शरीर से शक्ति का प्रवाह हो रहा था, जो सघन और दमनकारी था। का भेड़िया, किसी ने हकलाते हुए कहा। इससे पहले कि वे संभल पाते, कुछ आकृतियां भेड़िए के अंदर से बाहर निकल आईं। वे खोखली, चमकती आंखों वाली काली आकृतियां थीं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। प्रत्येक आकृति में रैंक 3 का स्पष्ट भारी भार निहित था। यह क्या है? भेड़िया, जो वास्तव में राजकुमार था, उन राक्षसी प्राणियों को ऐसे देख रहा था मानो वे पहले से ही मर चुके हों और सोच रहा था कि उनके साथ क्या किया जाए। क्या इन्हें आत्मा की कठपुतली बना दे या अध्ययन सामग्री के रूप में उपयोग करे? उन्हें दोनों विकल्प अच्छे लगे। इसी बीच बस्ती के किसी अन्य हिस्से में एक अलग ही युद्ध क्षेत्र था। माइकल ने दूर खड़े घोस्ट और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी एक झुकी हुई आकृति, ठंडी हवा में लहराते लंबे सफेद बाल। उसके बगल में लापरवाही से एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी रखी हुई थी। वह हिला तक नहीं। वह बस वहीं खड़ा होकर उस नरसंहार को देखता रहा। फिर भी उसके आसपास की हवा मुड़ गई। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। महोदय, उनकी आवाज शांत थी, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। वह बूढ़ा आदमी, मुझे बताए कि वह रैंक 3 का है। पर्यवेक्षक और कप्तान एक ही समय पर अकड़ गए। रूएल ने निगल लिया। वो माहौल, उसने बुदबुदाते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गलत कहना तो बहुत कम होगा। उस बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाला दबाव विकृत, भारी और कुचलने वाला था, फिर भी किसी तरह नियंत्रित था, मानो दुनिया उसे जकड़ने के लिए संघर्ष कर रही हो। वरुण का जबड़ा कस गया। उसकी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच गईं कि नसें उभर आईं। यह कोई साधारण रैंक 3 नहीं है, वह गुर्राया। यह रैंक 4 स्तर का दमन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे दुष्ट जानवर सचमुच यहाँ रैंक 4 की महाशक्ति लाएंगे। उसने अगले शब्द जहर की तरह थूके। यह उल्लंघन है, यह प्रत्यक्ष उकसावा है, यह युद्ध की घोषणा है। माइकल ने सदमे जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी निगाहें स्थिर थीं। इतने बड़े पैमाने की योजना के लिए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपको सच में नहीं लगा था कि वे पीछे हटेंगे, है ना? वरुण ने उसकी ओर देखा और एक क्षण के लिए उसे एक अलग तरह का भय महसूस हुआ। उसका मन उस बातचीत की ओर चला गया जो उसने कुछ देर पहले उस युवक से की थी। वह लड़का अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था और अजीबोगरीब बातें कह रहा था, जैसे कि वह राक्षसी अलौकिक शक्तियों से निपट लेगा। आखिर यह युवक खुद को क्या समझता था? क्या उसे सचमुच विश्वास था कि वह कुछ ऐसा कर सकता है जो यहाँ की फेडरेशन सेना भी नहीं कर सकती? वरुण उस समय उसे अपने कार्यालय से बेरुखी से बर्खास्त करने के लिए तैयार था। तभी सब लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि वह युवक हथेली के आकार का ताबूत बुलाता है और एक के बाद एक तीसरे दर्जे की शक्ति वाले प्राणियों को पुकारता है। माइकल को राक्षसी अलौकिक शक्तियों के कृत्यों पर आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें कुछ इसी तरह की उम्मीद थी। जो लोग संदेश देने के लिए राक्षसों को अपनी दुनिया में आमंत्रित करने का साहस करते थे, उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए था। अब उसका पूरा ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित था। खेत के उस पार खड़े बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधकार के खोखले गड्ढे थीं। उसके नीचे की बर्फ में दरार पड़ गई और इतनी दूरी से भी हर किसी ने इसे महसूस किया। चौथे दर्जे का एक राक्षस जो पहली मंजिल पर जीवित रहने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब पूरी तरह से माइकल की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। बूढ़े आदमी के होठों पर एक हल्की, लगभग दयालु मुस्कान फैल गई। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज गूंजती या दहाड़ती नहीं थी। ये युद्धक्षेत्र पर एक शांत हवा की तरह बहती थी, फिर भी चीखों और विस्फोटों के बीच से इतनी स्पष्टता से गुजरती थी कि माइकल ने हर एक शब्द सुना। दिलचस्प, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवनकाल में तुम्हारे जैसे कुछ ही नौजवानों से मुलाकात की है। उसकी निगाहें माइकल पर एक अजीब सी गर्माहट के साथ टिकी थीं, जो उनके आसपास के माहौल से मेल नहीं खाती थी। इस उम्र में इतनी ताकत? वह धीमी और सांस फूलती हुई हंसी के साथ बोला। बताओ बेटा, कहीं तुम अंदर से बूढ़े तो नहीं हो जो जवान दिख रहे हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। देखने में तो उनके चेहरे के भाव सपाट और भावहीन लग रहे थे। अंदर ही अंदर हर नस तेज हो गई। ये दबाव, यहाँ से भी उस बूढ़े व्यक्ति का अस्तित्व उसकी आत्मा पर हल्का सा दबाव डाल रहा था, मानो कोई हाथ कांच की दीवार की सीमाओं को परख रहा हो। एक जरा सी लापरवाही भरी धक्का और वह टूट जाएगी। बूढ़े व्यक्ति को इस चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी उंगलियों पर इतनी अपार शक्ति होने पर कैसा लगता है? उसने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर इस तरह झुकाया मानो वह किसी दुर्लभ नमूने का अध्ययन कर रहा हो। नहीं, इस बूढ़े को ही जवाब देने दो, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। यह कितना अद्भुत लगता होगा, अपने साथियों से ऊपर होना, इतने सारे शक्तिशाली रैंक 3 एंडेड की कमान संभालना। यही बात मुझे बताती है कि तुम साधारण नहीं हो। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। इससे मुझे पता चलता है कि तुम कुछ खास हो। वरुण उन शब्दों को सुनकर और भी ज्यादा तनाव में आ गया। रूएल ने माइकल की ओर देखा, वह अपनी बेचैनी छिपा नहीं सका। लेकिन बूढ़े व्यक्ति के अगले शब्दों में प्रशंसा का कोई अंश नहीं था। तो उसने धीरे से कहा, आप उस शक्ति का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए क्यों कर रहे हैं? हवा मानो एक पल के लिए थम सी गई हो। क्यों? बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया, आप फेडरेशन के पक्ष में क्यों खड़े हैं? अंततः माइकल बोला। उनकी आवाज धीमी थी। क्यों? क्या आपको लगता है कि यह गलत है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। बिल्कुल गलत है, उसने विनम्रता से जवाब दिया। संघ हम जैसे प्राणियों पर जंजीरें डालने के अलावा कुछ नहीं करता। उसकी निगाहें टूटी हुई दीवारों, जमे हुए शवों, दूर मंडराते हुए मंत्रों पर घूमी और फिर लगभग दया भरी शांति के साथ माइकल पर लौट आई। बताओ बेटा, क्या हमें इसी तरह जीना है? पंजीकृत, प्रतिबंधित, पशुओं की तरह नापा तुला, सुविधा होने पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए और जब न हो तो त्याग दिया जाए। इसमें हमारी गरिमा कहाँ है? वरुण के चेहरे के भाव बदल गए। रूएल की मुट्ठियां उसकी बगल में कसकर बंद थीं। उन दोनों के कुछ बोलने से पहले ही माइकल ने बीच में दखल दिया। तो हमें कैसे जीना चाहिए? उसने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने जो एक शब्द पकड़ा वह छोटा और लगभग अनौपचारिक था। हम, वरुण और रूएल को भी इसका एहसास हुआ। उनकी पीठ अकड़ गई। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि वे यहाँ घट रही घटनाओं से बच पाएंगे, लेकिन माइकल के राक्षसी पक्ष की ओर बढ़ने के विचार ने उनके सीने में एक ठंडा भय पैदा कर दिया। उन्हें उसकी उम्र तो नहीं पता थी, लेकिन वे इतना अंदाजा लगा सकते थे कि वह ज्यादा से ज्यादा 20 साल का होगा। इस व्यक्ति का भविष्य कितना उज्ज्वल था, उन्हें खुद तो पता नहीं था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके विपरीत बूढ़ा व्यक्ति बेहद खुश दिख रहा था। उसने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की बर्फ धीरे से चटक गई, मानो दुनिया उसकी उपस्थिति के अनुसार समायोजित हो रही हो। हमें कैसे जीना चाहिए? उसने दोहराया। स्वतंत्र रूप से, बंधनों के बिना, किसी दूरस्थ परिषद के बिना जो ये तय करे कि हम किस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, किस कानून को हम छू सकते हैं, किस रास्ते पर हम चल सकते हैं। उनकी आवाज सौम्य बनी रही, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। मेरी पीढ़ी में खतरनाक प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए लोगों को या तो औजार बना दिया जाता था या चुपचाप मिटा दिया जाता था। स्थिरता के लिए, संतुलन के लिए, शांति के लिए। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। माइकल के चेहरे को गौर से देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वरुण का जबड़ा कस गया। उसकी बात मत सुनो, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लड़के, उन्होंने आगे कहा, तुम उस उम्र में हो जहां ज्यादातर लोग अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस तत्व के अनुकूल हैं, और फिर भी तुम यहाँ दर्जनों रैंक 3 जीवों को अपने अधीन लेकर खड़े हो। तुम्हारे पास इस स्तर से कहीं ऊपर पहुंचने की क्षमता है, फेडरेशन की पकड़ से कहीं ऊपर। और किस लिए? उसने पूछा। उनके लिए, उन लोगों के लिए जो आपको समझते ही आपसे डरने लगेंगे।
ऐसे लोग जो आपको वर्गीकृत करेंगे, नियंत्रित करेंगे और शायद आपको किसी शोध केंद्र में बंद कर देंगे यदि आपका अस्तित्व कभी बहुत अस्थिर महसूस हो। रूएल का चेहरा पीला पड़ गया। वह फेडरेशन के बारे में इतना तो जानता था कि उसे पता था कि वे शब्द पूरी तरह से खोखले नहीं थे। माइकल की निगाहें जरा भी नहीं हटी। क्या आपको लगता है कि मैं यही कर रहा हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपने अभी तक कोई पक्ष नहीं चुना है। आप प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि उनके नियमों के दायरे में रहते हुए आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, इससे पहले कि आप उनसे बाहर निकल जाएं। उसने अपनी बाहों को थोड़ा फैलाया। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि एक और रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां हम जैसे लोग अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं, जहां हमें मजबूत होने के लिए दंडित नहीं किया जाता। और वह रास्ता क्या है? माइकल ने पूछा। इस महान मार्ग को ये मूर्ख लोग शैतानी मार्ग कहते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। उसने अपना सिर झुकाया। तुम भी तो यही देख रहे हो ना? ये पाखंड। फेडरेशन हमारे जैसे लोगों को शैतानी कहता है क्योंकि हम उनके नियंत्रण को अस्वीकार करते हैं। फिर भी जब उन्हें सत्ता की जरूरत होती है तो वे इससे भी बुरा कर सकते हैं। मुझे बताओ कि मैं गलत हूं? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर वह जानता था कि आखिरी हिस्सा पूरी तरह से झूठ नहीं था। ऐसी कोई महान शक्ति नहीं थी जिसने अपने हाथ गंदे न किए हो, और इसका अलौकिक शक्तियों से कोई संबंध होना जरूरी नहीं था। वरुण धीमी और तनाव भरी आवाज में माइकल के और करीब आया। वरुण ने कहा, वह जो कुछ भी कह रहा हो, ये याद रखना, शैतानी ताकतें हत्यारी हैं। उन्होंने पहले भी लाखों लोगों को सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए मार डाला है। अगर भविष्य में उनका प्रभाव बढ़ गया तो दुनिया जल उठेगी, शहर गायब हो जाएंगे, परिवार मर जाएंगे। इसका मतलब समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मौतें देखने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। अरे फेडरेशन की बयानबाजी, उसने कहा। वही कहानी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। माइकल पर दोबारा नजर पड़ते ही उसकी निगाहें और तेज हो गईं। तुम एक जादूगर हो, उसने कहा। तुम्हारा अस्तित्व ही आम लोगों को बेचैन कर देता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें हमेशा के लिए उठते रहने देंगे? क्या वे तुम्हें पकड़ने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लेंगे? उसने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, हम आपसे घुटने टेकने के लिए नहीं कहेंगे, हम आपसे केवल इतना कहेंगे कि आप अपना हक ले लें। एक क्षण के लिए हवा पतली सी प्रतीत हुई। माइकल ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तो उसने अंत में कहा, आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है क्योंकि मैं आपसे लड़ रहा हूं? बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। तुम अपनी क्षमता को गलत मोर्चे पर बर्बाद कर रहे हो। माइकल की निगाहें कुछ पल के लिए नीचे झुककर उसके अपने हाथ पर टिक गईं। जब उसने दोबारा अपनी नजरें उठाईं तो उसकी आंखें शांत थीं। उन्होंने कहा, मुझे ये सुनिश्चित करने दीजिए कि मैं समझ गया हूं। आप इसे गलत मुद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि संघ आपको प्रतिबंधित करता है, क्योंकि आप स्वतंत्रता चाहते हैं, क्योंकि आप गरिमा चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, और उस सम्मान को हासिल करने के लिए, माइकल ने आगे कहा, आपकी टीम उन लोगों पर हमला करती है जिनका आपकी निजी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। आपने पूरी एक मंजिल को सील कर दिया। बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। तो क्या हुआ? उसने पूछा। सत्ता कभी शांतिपूर्वक नहीं हासिल की जाती। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तो आपकी गरिमा की परिभाषा, उसने धीरे से कहा, रास्ते में अपने से कमजोर हर किसी को कुचल देना है। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। सावधान रहो लड़के, उसने कहा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें उस रेखा के हमारे पक्ष में ही रहना चाहिए। माइकल ने एक छोटी सी, लगभग न के बराबर दिखाई देने वाली मुस्कान दी। उन्होंने जवाब दिया, यही कारण है कि आप गलत हैं। रूएल और वरुण दोनों ही एकदम सख्त हो गए। शब्दों को पूरी तरह समझने से पहले ही उनके सीने में कुछ राहत सी महसूस हुई। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव शांत हो गए। ओह, उसने पूछा, और आपको क्या लगता है कि आप किस पक्ष में हैं? माइकल ने बिना आवाज उठाए जवाब दिया, मैं अपने दम पर, उसने कहा। तुम्हारे नहीं, मैं जहां चाहूं वहां मदद करता हूं। मैं जिसे चाहूं उसे मारता हूं। मैं इसे नहीं बदलूंगा क्योंकि तुम स्वार्थ को गरिमा का आवरण पहनाने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया। दूर कहीं घोस्ट ने धीरे धीरे अपना सिर उस बूढ़े आदमी की ओर घुमाया, मानो अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा हो। माइकल की निगाहें अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी हुई थीं। तुम आजादी चाहते हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी कही कुछ बातों से सहमत भी हूं। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। लेकिन अगर आपकी स्वतंत्रता का मतलब दूसरों को लाशों और ईंधन में बदलना है तो आप गरिमा नहीं मांग रहे हैं। आप तो बस एक अलग पिंजरा मांग रहे हैं जिसकी चाबी आपके हाथ में होगी। इसके अलावा आप लोगों के अस्तित्व से मेरे प्रियजनों को खतरा है। पहली बार बूढ़े आदमी की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसके आसपास की हवा कांप उठी। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। सचमुच दिलचस्प। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो फिर लड़के, देखते हैं कि मेरे सामने खड़े होकर तुम कब तक ये रवैया बनाए रख सकते हो। उसके पैरों के नीचे की बर्फ पूरी तरह से टूट गई। बिजली का प्रवाह अचानक बढ़ गया। क्या माइकल निडर था? यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह सबसे बहादुर था, लेकिन वह पूरी तरह से काया भी नहीं था। जब तक मामला सीधे तौर पर उसके जीवन और मृत्यु से संबंधित नहीं होता था, माइकल काफी साहसी हो सकता था। इसीलिए उसने उस बूढ़े आदमी से कुछ आपत्तिजनक कहने की हिम्मत की जिस पर सारी मुसीबतें मंडरा रही थीं, सिर्फ उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए। फिर भी रैंक 4 के प्राणी के खिलाफ, जबकि स्वयं केवल रैंक 2 का प्राणी था, माइकल को वास्तव में नहीं लगा कि वह हारने वाले पक्ष में है। आखिरकार उसकी उपलब्धियों के बावजूद वह बूढ़ा व्यक्ति अभी भी एक बहुत ही शक्तिशाली रैंक 3 से ज्यादा कुछ नहीं था। और जब रैंक 3 के जीवों को मारने की बात आती थी तो माइकल के पास एक से अधिक अनुभव थे।
हालांकि आज लौकिक शक्ति के रूप में उनका मंच नहीं था, यह एक जादूगर के रूप में उसका मंच था। माइकल ने धीरे से अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया, बच्चों, तुम्हारी मां खतरे में है। आवाज धीमी थी लेकिन पूरी बस्ती में फैल गई। इसे सुनकर कई मरे हुए प्राणियों की आभा खतरनाक रूप से भड़क उठी। इन मरे हुओं के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि हालांकि घोस्ट की तुलना में कुछ छोटे मोटे अंतर थे, फिर भी वे लगभग 80% तक उसके जैसे दिखते थे या उसी तरह का एहसास देते थे। तारांकन, दरअसल इसका कारण ये था कि वे एक ही नस्ल के थे। हाँ, घोस्ट की उपयोगिता और विशिष्टता को बार बार जानने के बाद माइकल अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को एक ही प्रकार के मरे हुए जीवों से भरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी एक ही प्रकार के जीवों की अधिक संख्या होना बेहतर होता है। घोस्ट टाइप भी उन्हीं मामलों में से एक था। शारीरिक शक्ति जो एक नए रैंक 3 प्राणी के रूप में छद्म स्तर 70 के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, बिल्कुल भी आम नहीं थी, और यहाँ तक कि जिन पर माइकल ने सामग्री का उपयोग नहीं किया था, वे भी प्रारंभिक रैंक 3 मरे हुए प्राणियों के रूप में स्तर 65 के प्राणियों के साथ लड़ सकते थे। सभी जीव जन्म से ही बलवान नहीं होते थे। चींटियों के बारे में कुछ और भी था। उनके कानून, यह एक सामूहिक कानून था, एक और खोज जिसने घोस्ट की जाति को और भी अधिक रहस्यमय बना दिया। चींटियां एक विचित्र प्रजाति थी। उनके जन्म के क्षण से ही उनका जीवन पहले से ही तय हो चुका था। श्रमिकों ने काम किया, सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, और कुछ को पुनरुत्पादित किया गया। हर कार्य उपनिवेश की सेवा में था, हर सांस रानी की सेवा में थी। उनमें से किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया, उनमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया। उनकी व्यक्तिगत ताकत का कोई महत्व नहीं था, उनकी पहचान का कोई महत्व नहीं था, केवल सामूहिक हित ही मायने रखता था, केवल बस्ती ही फली फूली। इसी वजह से चींटियां डरावनी लगती थीं। ये सरल सत्य है कि प्रत्येक चींटी अपने से बड़ी किसी इच्छा के लिए जीती और मरती है। जब वे एकजुट होकर कार्य करते थे तो वे अपने से सैकड़ों गुना बड़े जीवों को कुचल देते थे। जब वे एकजुट उद्देश्य के साथ आगे बढ़े तो हजारों लोगों की मौत भी तब तक कोई मायने नहीं रखती थी जब तक कि बस्ती जीवित रही। आश्चर्यजनक बात यह थी कि मरे हुए होने के बावजूद घोस्ट और उसके साथी चींटियों ने अपनी ताकत बरकरार रखी थी, सिवाय इसके कि अब उनका शासक माइकल था, जिसे वे अपनी रानी के समकक्ष मानते थे। उनका पूरा उद्देश्य उसी के लिए था, और यहाँ तक कि उनके कानून में भी यही बात झलकती थी। यह पहली बार था जब माइकल ने किसी कानून को समझ के बजाय नस्ल के आधार पर हासिल होते देखा था। उनके पास जो कानून था वह विचित्र और भयावह था। इसका जन्म उसी सहज प्रवृत्ति से हुआ है जिसने प्राचीन काल से ही चींटियों के हर समूह को आकार दिया है। एक ऐसा कानून जो ज्ञान से नहीं बल्कि उद्देश्य से जुड़ा हो। ये जीवन के नियम की एक शाखा थी। इसका मूल विचार सरल था, जीवन में हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पुकारता है तो जीवन जवाब देता है। घोस्ट का कानून और उसकी जाति द्वारा साझा किया गया कानून इसे पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता था। जब भी उनके उद्देश्य का आह्वान किया जाता था, उनकी शक्ति में उछाल आता था। 10% से नहीं, 20 से नहीं, आधा। उनकी संपूर्ण युद्ध शक्ति का एक स्पष्ट क्रूर प्रवर्धन। यदि उनके सामने का कार्य साधारण था तो प्रोत्साहन मामूली था। यदि कार्य खतरनाक होता था तो मिलने वाला प्रोत्साहन और भी अधिक मजबूत हो जाता था। और अगर मकसद बेहद जरूरी होता, अगर उनकी रानी, उनका उपनिवेश, उनकी मां खतरे में होती, तो कानून दहाड़ता। कानून को केवल उद्देश्य की परवाह थी। उद्देश्य जितना अधिक असंभव होगा, उतनी ही अधिक प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह होगा। लेकिन इस उपहार की एक कीमत चुकानी पड़ी। प्रवर्धन जितना अधिक होगा, उनका जीवन उतनी ही तेजी से समाप्त होगा। ये चींटी के स्वभाव का सबसे शुद्ध प्रतिबिंब था। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी अपने सामने मौजूद कार्य को पूरा करना। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। अमर होने के बावजूद भी उनमें वह खौफनाक प्रवृत्ति बरकरार थी। जब माइकल ने बोलना शुरू किया तो उनका उद्देश्य जागृत हो गया। भूत का नियम सबसे अधिक चमक उठा। घोस्ट ने आगे के निर्देशों का इंतजार नहीं किया। जैसे ही कानून में हलचल मची, वह गायब हो गया। बूढ़े आदमी के पीछे जमी हुई हवा में एक दरार पड़ गई। बुजुर्ग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना डंडा पटक दिया, मानो एक संकुचित अंतरिक्ष के पर्दे की तरह, माना कि एक दीवार अस्तित्व में आ गई। एक पल बाद घोस्ट की मुट्ठी ने उसे मारा। बूम! इसका प्रभाव पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। धरती फट गई, बर्फ चकनाचूर होकर बिखर गई। हवा में हथौड़े से धातु पर प्रहार करने जैसी गूंज सुनाई दी। वरुण और रूएल एक बार फिर पीछे की ओर गिर पड़े। हालांकि माइकल मजबूती से खड़ा रहा, वह पहले से ही तैयार था। दोनों सेनाएं डटी रहीं। घोस्ट का विशाल शरीर चमचमाती दीवार से सटा हुआ था, उसकी मुट्ठी दीवार में धंसी हुई थी और प्रहार के बिंदु के आसपास दरारें फैल रही थीं। झटके से बूढ़े आदमी की आस्तीन फड़फड़ा उठी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। पहली बार वह चिड़चिड़ा लग रहा था। तो ये है तुम्हारा छोटा सिपाही, बूढ़े आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में शक्ति का कंपन था, परेशान करने वाला। घोस्ट आगे झुका और जोर से धक्का देने लगा। उसकी निगाहें बिना किसी झिझक के उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। बुजुर्ग ने एक और इशारे से बाधा को और मजबूत कर दिया, और एक क्षण के लिए दोनों ताकतें पूरी तरह से संतुलित हो गईं। लेकिन घोस्ट अकेला नहीं था। माइकल ने एक उंगली उठाई। इसके बाद 4 और हस्ताक्षर सामने आए। प्रत्येक से एक ही तरह की क्रूर, आधे चरण की तीव्रता का विकिरण हो रहा था। सभी लोग उस बूढ़े आदमी को घूर रहे थे। माइकल ने शांत स्वर में बात की। उनकी आवाज ऊर्जा के बवंडर को चीरती हुई सुनाई दी। बच्चे! सभी 5 चींटियों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। अपनी मां की रक्षा करो, उन्होंने जवाब दिया। 5 मानव आकृतियों की रूपरेखा धुंधली हो गई, उनकी देह विकृत हो गई। फिर गीली चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ वे खुल गए। खंडहर हो चुकी बस्ती के ऊपर का वातावरण अंधेरा छा गया। जिस स्थान पर मनुष्य मौजूद थे, उस विकृत आकृति से 5 विशालकाय शरीर बाहर निकले।
चींटियां, उनमें से प्रत्येक एक विशालकाय काले भूरे रंग की चींटी थी। 6 अंगों ने उन्हें हवा में इस तरह स्थिर कर रखा था मानो आकाश ही ठोस जमीन हो। और फिर घोस्ट था, वह बाकियों से थोड़ा बड़ा था, लगभग 8 मीटर लंबा, उसका शरीर भारी भरकम था, उसके जबड़े मोटे थे और उसकी काइटिन का रंग गहरा था। वरुण की सांस अटक गई। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भूत फिर गायब हो गया। एक क्षण के लिए वह युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडराता रहा। अगले ही पल वह बूढ़े आदमी के सामने था। उसका विशाल अगला पैर एक काली गिलोटिन की तरह नीचे की ओर कटा। बूढ़े आदमी की लाठी भी उसी लय में हिलने लगी। उसके चारों ओर विकृत अंतरिक्ष का एक पारदर्शी गोला अचानक अस्तित्व में आ गया, जिसकी परतें एक अदृश्य फूल की पंखुड़ियों की तरह एक दूसरे पर लिपटती जा रही थी। घोस्ट का वार निशाने पर लगा। बूम! जमी हुई जमीन धंस गई। दरारें हर दिशा में फैल गईं। जमीन नुकीली शिलाओं में बिखर गई। अवरोध के संकुचित होकर वापस उछलने से हवा में एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे युद्ध क्षेत्र में झटकेदार लहरें दौड़ गईं। वरुण और रूएल अपनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद और भी दूर जा गिरे। उस बूढ़े व्यक्ति के वस्त्र माना की आंधी में फड़फड़ा गए। उनके चेहरे पर एक पतली कठोर रेखा सी उभर आई थी। कितना जिद्दी है, उसने बुदबुदाया। उसकी छड़ी के एक झटके से संघनित माना की एक लहर अवरोध की सतह पर फैल गई। ये तरल कांच की तरह लहराए और घोस्ट की शक्ति को एक तरफ मोड़कर उसे एक नियंत्रित चाप में विक्षेपित कर दिया। घोस्ट का विशाल शरीर पीछे की ओर उछल गया और केवल जबरदस्त दबाव से ही आकाश में एक खाई बन गई। इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति कुछ कह पाता, 3 और शख्सियतें वहां आ गिरी। बुजुर्ग पीछे नहीं हटे। उसने अपनी कलाई मोड़ी। अंधेरे अंतरिक्ष की एक पट्टी उसकी छड़ी के चारों ओर लिपट गई और बाहर की ओर घूमकर एक अवरोध बन गई। ट्रैक 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 3 विशालकाय अग्रपात 3 अलग अलग कोनों से उस पर टूट पड़े, फिर भी बूढ़ा व्यक्ति टिका रहा। इन हमलों से तो एक किले को भी चूर चूर हो जाना चाहिए था। इसके विपरीत हवा खींची हुई धातु की तरह कांप उठी। विकृत अंतरिक्ष ने बल को अवशोषित कर लिया, झुक तो गया लेकिन टूटने से इनकार कर दिया। चींटियां चीखने लगी। उनकी कंपन भरी चीखों से नीचे की टूटी हुई बर्फ कांप उठी। जैसे ही घोस्ट और बाकी चींटियों ने दोबारा हमला किया, बुजुर्ग की आंखें हल्की सी चमक उठी। 5 के मुकाबले 1, उसने धीरे से कहा। बेशर्म! उसने अपनी छड़ी को थोड़ा सा उठाया। बूम! माना ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, एक अदृश्य आघात तरंग जिसने स्वयं प्रकाश को विकृत कर दिया। सभी 5 चींटियां घुमावदार चापों में पीछे की ओर उड़ गईं। उनके विशाल शरीर जमी हुई हवा में लहरें पैदा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वे तुरंत ठीक हो गए। घोस्ट सबसे पहले उसके पास वापस आया। वह रहती हुई भूकंपीय लहर के बीच से सीधे गोता लगाकर निकला और अपने दोनों अग्रपादों को जुड़वां हथौड़ों की तरह नीचे पटका। उसके पीछे 2 और चींटियां प्रकट हुई। उनके जबड़े हल्के से चमक रहे थे और उनके शरीर भीतर की प्रचंड ऊर्जा से कांप रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी सहजता से प्रतिक्रिया दी। उनके कर्मचारियों ने एक बार चक्कर लगाया। अंतरिक्ष एक सर्पिलाकार आकृति में मुड़ा हुआ है। उनके सामने एक भंवर उत्पन्न हो गया। जब माइकल और दूसरी मंजिल से आए सैनिकों ने इसे देखा तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। वे तुरंत समझ गए, माइकल के अमर जादूगर द्वारा बनाई गई बाधा ने किसी को भी अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक दिया था। फिर भी ये बूढ़ा व्यक्ति शुरू से ही अंतरिक्ष को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर रहा था। अगर वह बैरियर को पहले छोड़ना चाहता तो शायद वह ऐसा कर सकता था। यह दमित रैंक 4 की शक्ति थी और उसने अभी तक अपने कानून का प्रयोग भी नहीं किया था। घोस्ट का दोहरा प्रहार विकृत अंतरिक्ष में इस प्रकार गायब हो गया मानो उसे पूरी तरह से निगल लिया गया हो। एक धड़कन बाद बूम! भंवर ने पुनर्निर्देशित बल को पीछे से आ रही 2 चींटियों पर वापस फेंक दिया। उन पर सीधा प्रहार हुआ और वे जमीन पर जा गिरे, जिससे बर्फ में गड्ढे बन गए क्योंकि बर्फ के टुकड़े बाहर की ओर बिखर गए। घोस्ट तेजी से पीछे हट गया और हवा में फिसल गया। माइकल बिना पलक झपकाए देखता रहा। वरुण, रूएल, राक्षसी अलौकिक शक्तियां और सैनिक सभी अविश्वास से घूर रहे थे। वह उनमें से 5 का मुकाबला कर रहा है, रूएल ने फुसफुसाते हुए कहा। घोस्ट और अन्य लोगों के पूरी शक्ति से जलने के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति उनके बराबर खड़ा रहा। घोस्ट उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ, अपने जबड़े फैलाए हुए, बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी पर निशाना साधते हुए। बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मुड़ा। उसने 2 उंगलियां उठाईं। उसके पीछे की हवा जम गई। स्थान प्रतिबंधित है। भूत के जबड़े बूढ़े आदमी की पीठ से बाल बराबर दूरी पर ऐसे अटक गए मानो पारदर्शी पत्थर के अंदर फंस गए हो। चींटी चीखी, जोर लगाती हुई। उसका शरीर फूल गया क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। 4 और चींटियां पास आ गईं। बाएं, सही, सामने, ऊपर। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सांस छोड़ी। लगभग उब गया हूं। उसने अपनी छड़ी से एक वृत्त बनाया। वृत्त एक बार चमका और अंतरिक्ष उलट गया। बूम! विपरीत बल के एक विस्फोट से 4 चींटियां उड़ गईं। उनके शरीर हवा में चक्कर लगाते हुए युद्ध के मैदान में जा गिरे। फिर भी वे ठीक हो गए और फिर भी वे वापस आ गए। घोस्ट दहाड़ा। उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से दमक रहा था। बुजुर्ग की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, ये बेहद दिलचस्प जीव है। जीवन को जला देने वाली कलाएं हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि जलती हुई ऊर्जा की तरह जो उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देती है। भूत एक बार फिर उसके ऊपर प्रकट हुआ, 8 मीटर की पूरी ऊंचाई से नीचे उतरता हुआ मानो न्याय का आदेश दे रहा हो। बाकी चारों उसके चारों ओर दौड़ पड़े, हर दिशा से गिरते हुए टावरों की तरह उसकी ओर बढ़ते हुए। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी उठाई। फिलहाल, उसने धीमी आवाज में कहा, इससे काम चल जाएगा। उसने अपनी शक्ति को नीचे की ओर केंद्रित किया। जैसे जैसे अवरोध मोटा होता गया, उसके पैरों तले जमीन धंसती गई। एक साथ 5 भीषण हमले हुए। आकाश फट गया, धरती धंस गई, अवरोध में गड्ढा हो गया। पहली बार बूढ़े आदमी का पैर आधा इंच फिसल गया। उसके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। घोस्ट ने और जोर से दबाव डाला।
बाकी लोग चीख रहे थे, उनके शरीर अथाह शक्ति से जल रहे थे। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, तो दमन के बावजूद भी चौथे रैंक के आधे कदम की यही ताकत थी। उसने अपने कानून या रैंक 3 या रैंक 4 के लिए विशेष रूप से उपलब्ध किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। यदि 20वीं मंजिल पर बैठा दानव इतना शक्तिशाली या इससे भी अधिक शक्तिशाली था तो वास्तविक खतरा अकल्पनीय था। लेकिन जिस तरह बूढ़ा आदमी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, उसी तरह माइकल भी नहीं लगा रहा था। ये केवल 5 चींटियां थीं। उसके पास अभी भी रैंक 3 के दर्जनों मरे हुए सैनिक तैयार थे। माइकल सैनिकों की ओर मुड़ा। अगर आप मेरे मरे हुए सैनिकों को राक्षसी अलौकिक शक्तियों से निपटने में मदद कर सके, जबकि हम इस बूढ़े आदमी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। उसने विनम्र लहजा बनाए रखा, लेकिन मन ही मन उसे लग रहा था कि ये सैनिक अपनी श्रेणी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। शायद सदमे की वजह से उनकी गति धीमी हो गई थी, उन्होंने अनुमान लगाया। बूढ़े व्यक्ति ने सैनिकों की गतिविधियों को देखा और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने अपनी लाठी फिर उठाई। उसे विश्वास नहीं था कि ये कमजोर इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अधिकांश राक्षसी अलौकिक शक्तियों के लिए सावधानी बरतना स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और उनके पुराने साथियों में से कोई भी यहां मौजूद नहीं था जो बच्चों को गंभीरता से लेने के लिए उन पर हंसे। वे सब वैसे भी यहीं मर जाते। उसने सोचा, यह बहुत दुख की बात है कि उस प्रतिभाशाली युवक को भी मरना पड़ेगा। उसने अपने कानून को लागू कर दिया। पानी का तेज बहाव आया। उसकी छड़ी से संपीड़ित तरल की एक धार निकली, जो जादुई स्टील को काटने के लिए पर्याप्त तेज थी। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हमला असामान्य रूप से मुड़ गया और एक दिशा में घसीटा गया, मानो कोई उसे पी रहा हो। बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई और मुड़ गया। वहां एक विशालकाय महिला खड़ी थी जिसका विशाल मुंह चौड़ा खुला हुआ था। वह लिली थी। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। ये तुम्हारे पास कौन से अजीबोगरीब जीव हैं? पहली बार उसकी निगाहों में भय की एक झलक दिखाई दी। लिली ने उसके हमले के आखिरी अंश को निगल लिया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछ लिया। उसके शरीर पर कई जगहों से खून बहने लगा और उसने डकार ली। ये स्पष्ट था कि उस हमले को निगलने का उसका प्रयास उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। तथापि जब बूढ़े व्यक्ति ने उससे निकलने वाली शक्ति की सघन लहर को महसूस किया तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। लिली ने अपना मुंह फिर से खोला और उसके भीतर से उसे एक परिचित ऊर्जा की वापसी का एहसास हुआ। उसकी अपनी ऊर्जा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति द्वारा अभी छोड़ी गई ऊर्जा उसके द्वारा नियंत्रित जलाक्रमण लिली के गले में जमा होने लगी, उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लिली का जबड़ा और चौड़ा खुल गया और उसने ऊर्जा को वापस बाहर थूक दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन झटक दी। बूम! टक्कर से युद्धक्षेत्र में एक बड़ा छेद हो गया और बर्फ पल भर में भाप बनकर उड़ गई। भाप का एक जोरदार स्तंभ ऊपर की ओर फूट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर का टुकड़ा पकड़ा, एक और छाया नीचे उतर आए। भीमकाय, पत्थर जैसी त्वचा और विशालकाय शरीर वाला एक विशालकाय मानवाकार मरे हुए प्राणी। शुरुआत। बूढ़े आदमी की निगाहें तेज हो गईं। एक और बर्बर बिगिनिंग दहाड़ा, जिसकी आवाज से युद्धक्षेत्र गूंज उठा। हफ्तों से उसे अनगिनत छोटे छोटे घाव लगे थे। ये घाव उसे घोस्ट, लिली और अन्य लोगों के साथ रोजाना होने वाली झड़पों से मिले थे। इस कानून की बदौलत उनकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। उनका स्तर काफी बढ़ गया था। स्तर 65। उस दैत्य ने गाड़ी के आकार की मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। बूढ़े व्यक्ति ने एक हथेली से उसका सामना किया। बूम! टकराव के बिंदु से विकृत अंतरिक्ष का एक गुंबद बाहर की ओर गुब्बारे की तरह फूल गया। बिगिनिंग की मुट्ठी ने पारदर्शी बर्फ के गुंबद को गहराई से धंसा दिया, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाई। बूढ़े आदमी ने घुरघुराहट की आवाज निकाली। परेशान करने वाले जीव, उसने फुफकारते हुए कहा। बिगिनिंग की दूसरी मुट्ठी ने प्रहार किया, फिर उसका घुटना, फिर दोनों भुजाएं। प्रहारों की वर्षा। इनमें से प्रत्येक इतना शक्तिशाली है कि वह कमजोर तीसरे रैंक वाले को पूरी तरह से कुचल सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति दृढ़ता से डटा रहा, लेकिन उसके वस्त्र तेजी से फड़फड़ाने लगे और उसके नीचे की बर्फ में दरारें दिखाई देने लगी। और फिर प्रिंस चले गए। 5 परछाईनुमा आकृतियां आगे बढ़ीं। 5 राक्षसी अलौकिक शक्तियां, या फिर उनका जो भी अवशेष बचा हो। बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा और उपहास उड़ाया। तुम्हें लगता है कि ये टुकड़े? बूम! एक में विस्फोट हो गया। बूढ़े व्यक्ति का अवरोध कांप उठा, इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता। बूम बूम बूम! 3 और धमाके हुए। स्थानिक अवरोध हिंसक रूप से विकृत हो गया, जिससे हवा में लहरें उठने लगी और एक छेद दिखाई दिया। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें सचमुच सदमे से चौड़ी हो गईं। इन विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन 5वीं कठपुतली पहले ही उसके पैरों के पास आ चुकी थी। राजकुमार का आदेश युद्धक्षेत्र में लोहे की तरह गूंज उठा। विस्फोट करो! बूम! प्रकाश का एक स्तंभ और क्षत विक्षत अंतरिक्ष ऊपर की ओर फूट पड़ा और बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह से निगल गया। बिगिनिंग बिजली के झटके से पीछे की ओर जा गिरा। यहां तक कि भूत और चींटियां भी हवा में लड़खड़ा गईं। भाप, पाला, राख। विस्फोट से सैकड़ों मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। एक पल के लिए युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। माइकल ने पलकें नहीं झपकाईं, क्योंकि प्रकाश के उस तूफान के भीतर एक आवाज गरजी। तुम शरारती बच्चे हो। एक परछाई बाहर निकली, धीरे से। फटा हुआ खून बह रहा है, लेकिन जीवित है। बूढ़े आदमी का पूरा दाहिना हाथ बुरी तरह कांप रहा था। धमाके से उसकी आस्तीन जलकर राख हो गई थी। उसके चारों ओर टूटे हुए कांच की तरह स्थानिक विकृतियां अनियंत्रित रूप से झिलमिला रही थीं। वह घायल हो गया था, बुरी तरह से, लेकिन पराजित नहीं। उसने अपना सिर उठाया, और जब से वह सामने आया था तब से पहली बार वह जानलेवा रूप में दिखाई दिया। उसकी निगाहें माइकल पर टिक गईं। मैं समझ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। मुझसे गलती हो गई थी।
उसके चारों ओर की हवा में लहरें उठने लगी, मानो अंतरिक्ष स्थिर होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असफल रहा। उसके शरीर के किनारों पर टूटे हुए कांच की तरह विकृत प्रकाश की छोटी छोटी दरारें टिमटिमा रही थीं। सामान्य दिनों में उसने लगभग खुद से बुदबुदाते हुए कहा, दबाव में भी मैं इस हद तक नहीं पहुंचता। सोचो, कहीं से आया कोई आवारा लड़का मुझे इस हालत में कैसे ला सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे धीरे सांस ली। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। लेकिन यही तो तुम्हारे जैसे लोगों की समस्या है, उसने माइकल से नजरें हटाए बिना कहा। जादूगरों, जब तक तुम मौजूद रहोगे बाकी लोग अपना काम करते रहेंगे। उसने अपनी लाठी उठाई। नोक सीधे माइकल की छाती की ओर थी। वरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। हटो, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीमी और दूर से आती हुई महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कठोर निर्णय के भाव उभर आए। जादूगरों को मारने का पहला नियम, उसने कहा, तुम उसका सिर काट देते हो। उसकी छड़ी के सिरे पर जल और अंतरिक्ष आपस में लिपटे हुए थे। पहली नजर में तरल, साफ और शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर अनगिनत छोटे छोटे स्थानिक ब्लेड अदृश्य दांतों की तरह घूमते हैं। जल नियम और मुड़े हुए स्थान का एक संकुचित भाला। उसने लाठी को आगे की ओर धकेल दिया, मानो पूरी दुनिया थम सी गई। अगले ही पल हमला माइकल के सामने हो चुका था। रुएल की पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जैसी हो गईं। वरुण का दिमाग एकदम सुन्न हो गया, बहुत तेज। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसका हाथ ऊपर उठने लगा, मानो उसकी शक्ति एकत्रित हो रही हो। वह बच निकलने में सक्षम नहीं था, लेकिन सौभाग्यवश उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ा। कोई बहुत बड़ी चीज हिल गई। मालिक, वह आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। लिली। उसका विशाल शरीर धुंधला सा हो गया, मांसपेशियां फटने लगी क्योंकि उसने अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को धकेलने की कोशिश की। जैसे ही भाला माइकल के पास पहुंचा, वह उसके और आने वाले भाले के बीच प्रकट हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पानी का भाला उसकी जीभ पर लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वह सीधे उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से को भेद देगा। फिर उनके कानून में विवाद खड़ा हो गया। निगल जाना। जैसे ही वह पारदर्शी तरल उसके मुंह में प्रवेश किया, उसका रंग गहरा हो गया और वह विकृत शक्ति के कणों में बिखरकर उसके गले से नीचे उतर गया। अंतरिक्षीय टुकड़ों ने उसके गालों और गले के अंदरूनी हिस्से को चीर डाला। उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा था। लिली ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और भून भरा। गल्प। हमला गायब हो गया। वरुण सांस नहीं ले पा रहा था। रुएल उस विशालकाय महिला को देखता रह गया, जो अब उनके सामने एक खून से लथपथ दीवार की तरह घुटनों के बल बैठी थी, और वह जमसा गया था। माइकल की निगाहें अचानक उस पर टिक गईं। लिली, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी एक विशाल लाल आंख उस पर टिकी हुई थी। मैं ठीक हूँ, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। उसके मुंह के कोनों से और खून टपकने लगा। उसके अंदरूनी मांस के टुकड़े पिघलते हुए उसकी ठुड्डी से नीचे फिसलने लगे। बूढ़ा व्यक्ति यह सब बढ़ती हुई, सुलगती हुई क्रोध की भावना से देख रहा था। तुम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका मकसद लड़ाई खत्म करना था, जादूगर को मार डालना और बाकी सबको नष्ट होने देना। इसके विपरीत एक राक्षस ने रैंक 2 के किसी व्यक्ति को मिटाने के लिए किए गए घातक प्रहार को ऐसे रोक दिया जैसे वह फेंके गए पत्थर को रोक रहा हो। तुम्हारे पास कितने असामान्य मरे हुए प्राणी हैं। वह गुर्राया। ये किस तरह का विकृत संग्रह है। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। तुम एक बात में सही थे, उसने कहा। अगर तुम्हें किसी जादूगर से निपटना है तो सीधे उसके सिर पर वार करो। उसका हाथ लिली की विशाल भुजा पर हल्के से टिका हुआ था। काली ऊर्जा एक बार स्पंदित हुई, उसके शरीर में प्रवाहित हुई और रक्तस्राव को धीमा कर दिया। लेकिन बाकी बातों में आप गलत थे। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। ओह, माइकल ने उसकी ओर नहीं देखा। मैं वास्तव में कोई सामान्य जादूगर नहीं हूं, आप समझ रहे हैं ना। हालांकि सफलता पर वह शांत दिख रहा था, यहां तक कि उसके आसपास के लोग भी शांत हो गए थे, लेकिन माइकल अंदर से वैसा नहीं था। जो कुछ वह देख पा रहा था और जो कुछ उसके मरे हुए साथी उसे बता रहे थे, उससे वह समझ गया था कि हालांकि वे बूढ़े आदमी को अच्छी चोट पहुंचाने में सक्षम थे, लेकिन वास्तव में वह अभी भी बहुत मजबूत था और सच कहूं तो अभी तक पूरी तरह से हारा नहीं था। इससे माइकल थोड़ा निराश हो गया। उसे नरक आकर्षक लगने का एक कारण ये था कि यह एक ऐसी जगह थी जहां वह निचली मंजिल पर मौजूद शक्तिशाली राक्षसों के साथ अपने मरे हुए सैनिकों की अच्छी खासी संख्या को प्रभावी ढंग से उन्नत कर सकता था। काश ये लड़ाई तब हुई होती जब शायद उसके पास पहले से ही लेवल 70 के 3 अनडेड होते, तो वह इतना असहाय नहीं होता, और यह वह स्थिति भी नहीं थी जहां अधिक अनडेड होने से स्थिति बेहतर हो जाती, क्योंकि फर्क लाने के लिए उनका गुणात्मक बल होना आवश्यक था। हालांकि जब 20वीं मंजिल पर हुई राक्षसी घटना के बारे में सोचा जाता था, तो अंततः माइकल को किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता था। हालांकि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अभी भी एक बड़े दुश्मन का सामना करना बाकी था। बूढ़े व्यक्ति ने दबी हुई क्रोध से कांपती हुई आवाज में बात की। मुझे तुम्हारा घमंड कुछ ज्यादा ही लगता है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी, तनावपूर्ण और बढ़ती हुई नफरत से भरी हुई थी। उसने अपनी लाठी पर अपनी पकड़ और कस ली। मुझे उस अहंकार को सुधारने दीजिए। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके चारों ओर अंतरिक्ष उबलते हुए कांच की तरह मुड़ गया। यह न तो टेलीपोर्ट था, न ही कोई स्थानिक कदम, बल्कि एक साधारण कदम था जिसने हवा को इस तरह मोड़ दिया मानो दुनिया उसके लिए रास्ता बनाने को विवश हो रही हो। उसका इरादा स्पष्ट था, वह माइकल को मारने जा रहा था। युद्ध क्षेत्र में तत्काल बदलाव आया। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। घोस्ट आकाश से नीचे गिरा। चीखते हुए जबड़े खोलते हुए उसने खुद को माइकल और बूढ़े आदमी के बीच में झोंक दिया। बाकी 4 चींटियां भी उसके पीछे आई और काइटन और भयंकर क्रोध की एक हिलती हुई दीवार बना ली।
बिगिनिंग फिर से गरजते हुए आगे बढ़ा, उसकी पत्थर जैसी नसों में ऊर्जा दौड़ रही थी, मुठ्ठियां उठी हुई थी। लिली ने अपने टुटी से खून बहते हुए भी खुद को सीधा किया और एक परिचित हमले के लिए अपना मुंह खोला, जिसका बूढ़े आदमी ने, जो अब इस तरह की चाल से वाकिफ था, आसानी से बचाव कर लिया। अंततः सैनिकों को स्थिति समझ में आ गई। किनारे से देख रहे राक्षसी अलौकिक प्राणी अचानक आगे बढ़े। उन्हें मौका मिल गया था। उस बूढ़े आदमी के इरादे देखकर वे सब एक ही बात सोच रहे थे। अगर वे जादूगर को मार देते तो राक्षस नष्ट हो जाते। भयानक जीवों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर था, उसे मारना सबसे आसान था। वे माइकल की ओर तेजी से बढ़े। वरुण और रूएल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सैनिकों पर दहाड़ने लगे। इन्हें रोको, इन सभी कमीनों को उससे दूर रखो। सैनिक अपनी निष्क्रियता से बाहर निकले। कुछ सैनिक हथियार उठाए आगे बढ़े। राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। ये संघर्ष प्रकाश और रक्त के तूफान में तब्दील हो गया। बूढ़े आदमी ने इसे देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं जानना चाहता हूं कि आज मुझे तुम्हें मारने से कौन रोक सकता है। उनके कर्मचारी उठ खड़े हुए। हवा के एक झटके के साथ भूत उसके सामने प्रकट हुआ। बड़े ने 2 उंगलियां उठाईं। अंतरिक्ष जम गया। भूत एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। बाकी चींटियां उस अदृश्य दीवार से टकरा गईं जो बूढ़े आदमी की रक्षा कर रही थी। लिली दाहिनी ओर से दौड़ी, बुरी तरह घायल थी, लेकिन फिर भी अपने विशाल शरीर को आगे घसीटते हुए एक ऐसी दहाड़ मार रही थी जिससे आसमान से पाला भी कांप उठा। बिगिनिंग ने तेजी से ऊपर की ओर छलांग लगाए, अपने विशाल शरीर को पलटा और गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे आ गिरा। बूढ़े व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की। उसकी छड़ी के एक झटके से अंतरिक्ष मुड़ गया। तीसरे स्तर पर जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता था, अंतरिक्ष के प्रति उसकी समझ बढ़ती जाती थी। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई देवता न जा सके, और यहां तक कि अर्धदेव भी कुछ ही मिनटों में विभिन्न ग्रहों पर प्रवेश कर सकते थे। यद्यपि उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति सीमित थी, फिर भी अंतरिक्ष के प्रति उसकी समझ इतनी प्रबल थी कि वह अनेक कार्य कर सकता था। हालांकि इन जादूगरों की हरकतों की वजह से वह बच नहीं सका, लेकिन इससे उसकी लड़ने की क्षमता में कोई कमी नहीं आई। घोस्ट तेजी से दूर जा गिरा। एक और झटके ने लिली का संतुलन बिगाड़ दिया और वह एक तरफ फिसल गई। बिगिनिंग की मुट्ठी एक घुमावदार आकृति से टकराए और एक ऐसी शॉकवेव के साथ वापस लौटी जिसने जमीन को चीर दिया। लेकिन जितनी बार उन्हें पीछे धकेला गया, उतनी ही बार वे फिर से आ गए। बड़ों की सुरक्षा की दीवार टूट गई। जैसे ही उसने खुद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, उसके चारों ओर अंतरिक्ष झिलमिलाने लगा। उसने माइकल को घूरकर देखा और फिर गायब हो गया। वह गायब हो गया। पलक झपकना, एक मोड़। उसकी लाठी माइकल के गले से 1 मीटर की दूरी पर दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, माइकल उसके पीछे 10 मीटर की दूरी पर हाथ में भाला लिए प्रकट हुआ, जो बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ता गया। चरण में बदलाव। हालांकि इससे बूढ़े आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसने इसे रोक दिया, लेकिन इससे माइकल को कुछ समय के लिए सुरक्षा मिल गई क्योंकि वह तेजी से भाग गया। कर्मचारियों ने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा सा घायल भी कर दिया, लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ यह अज्ञात है। बाकी लोगों की बात करें तो जब से उन्हें पता चला कि वह बूढ़ा आदमी माइकल को निशाना बना रहा है, वे अलग अलग इलाकों में भाग गए ताकि माइकल को उनके बारे में चिंता न करनी पड़े, और सच कहें तो माइकल उस स्थिति में भी नहीं था कि वह किसी के बारे में चिंता कर सके। बूढ़ा आदमी माइकल को घूर रहा था, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों में मौजूद जानलेवा चमक और भी ठंडी होती चली गई। बस करो, उसने धीमी आवाज में कहा। यह शब्द लगभग शांत था, लेकिन इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी दाहिनी बांह पर नजर डाली, उस पर हो रही कपकपी और अस्थिर दरारों को देखा जो टूटी हुई परछाइयों की तरह उसकी त्वचा पर तैर रही थी। फिर उसने माइकल की ओर देखा। ऐसा करने से उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी उम्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बूढ़े आदमी के होठों पर एक पतली, भावहीन मुस्कान उभर आई। लेकिन इससे मेरी जान नहीं जाएगी। मेरे पास समाधान खोजने के लिए अभी काफी साल बाकी हैं। उसकी निगाहें तेज हो गईं। लेकिन तुम आज यही मर जाओगे। माइकल की उंगलियां अपने भाले पर और कस गईं। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जिसका आसपास के जमे हुए मैदानों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी, खतरा, वास्तविक खतरा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी को धीरे धीरे, लगभग औपचारिक ढंग से उठाया। माना में अचानक वृद्धि हुई। केवल माना ही नहीं, कुछ और गहरा। तीसरे रैंक तक पहुंचने के लिए किसी को एक नियम को समझना होगा और उसे एक बीज में समाहित करना होगा। कानून का बीज, एक विशाल सत्य का एक छोटा अपूर्ण अंश। फिर चौथे रैंक तक पहुंचने के लिए कानून के बीज को विकसित होना आवश्यक था। एकमात्र चिंगारी से लेकर एक ऐसी चीज तक जो एक मायावी दुनिया को समाहित कर सकती है। उस नियम का एक प्रतिबिंब, उपयोगकर्ता के भीतर जन्मी वास्तविकता की एक लघु अवधारणा जो बाहरी दुनिया में फैल सकती है। जब वह आंतरिक जगत वास्तविक जगत को प्रभावित करने लगा, तब वह एक डोमेन बन गया। और ठीक उसी क्षण उनकी आंखों के सामने बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोल रहा था। उसकी छड़ी का सिरा नीचे की ओर झुका हुआ था। पूरी दुनिया थर्रा गई। इसकी शुरुआत बर्फ से हुई। उनके पैरों के नीचे विशाल जमी हुई जमीन में दरारें पड़ गईं, सीधी रेखाओं में नहीं बल्कि गोल घेरों में, मानो बूढ़े आदमी की स्थिति से कोई अदृश्य लहर बाहर की ओर फैल रही हो। आकाश असामान्य रूप से गहरा हो गया, उसके रंग फीके पड़ते चले गए, यहाँ तक कि हवा भी नीले रंग की, धुंधली सी दिखने लगी। दूर से ही वरुण की सांसें थम गईं। प्रकाश इतना मंद हो गया मानो किसी ने आकाश पर पर्दा डाल दिया हो। बर्फ की दरारों से पानी रिस रहा था। यह उतना प्रवाहित नहीं हुआ जितना प्रतीत होता था। यह शांत, सहज और भयावह रूप से शांत था। पलक झपकते ही दरारें जलधाराओं में बदल गईं। छोटी धाराएं नदियां बन गईं। नदियां महासागर बन गईं। पूरा युद्धक्षेत्र पहले नीचे धंसा, फिर एकदम नीचे गिर गया। माइकल की दृष्टि विकृत हो गई। एक क्षण के लिए उसने वास्तविक भूभाग और उसके ऊपर कुछ और देखा, एक असीम शांत समुद्र जिसके ऊपर घूमता हुआ तरलकांच जैसा आकाश था।
फिर वह भ्रम अपने आप ही साकार हो गया। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस, समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस, अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस, बर्फ से ढके मैदान गायब हो गए। अब वह एकदम चिकने दर्पण जैसे पानी की सतह पर खड़ा था। उस पर कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था, न उसका शरीर, न आकाश, न ही बाहरी दुनिया, बस गहराई, असीम, दिल दहला देने वाली गहराई। उसके चारों ओर बाकी सभी लोग उसी अदृश्य सतह पर लटके हुए थे। सैनिक, राक्षसी, अलौकिक प्राणी, मरे हुए दैत्य और चींटियां सभी एक समान थे। रूएल ने अपना गला पकड़ते हुए घुटन महसूस की। मैं सांस नहीं ले सकता। वह घबराकर नीचे देखने लगा। उसे लग रहा था कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन कोई भी तरल पदार्थ उसे छू नहीं रहा था। फिर भी उसके फेफड़े दर्द से चीख रहे थे। वरुण की आभा बेतहाशा भड़क उठी। वह एक घुटन भरे दबाव से जूझ रहा था जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर दबाव डाल रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ के केंद्र में खड़ा था। उसके फटे पुराने वस्त्र एक न के बराबर हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, जबकि उसके पैरों के नीचे पानी गोलाकार लहरों में बदल रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यही है सच्ची शक्ति धारण करने का अर्थ। उसकी निगाहें माइकल की ओर मुड़ गईं। माइकल के बाईं ओर कहीं घोष दहाड़ उठा। उसका 8 मीटर लंबा शरीर कांप रहा था और उसकी काइटिन पर दरारें फैल रही थीं। चींटियों का सामूहिक नियम जल रहा था, लेकिन डोमेन के अंदर उसकी शक्ति उतनी उग्र नहीं थी। प्रवर्धन अभी भी मौजूद था, लेकिन कुछ उसे पीछे धकेल रहा था, उसकी तीक्ष्णता को कम कर रहा था। बिगिनिंग का विशाल शरीर थोड़ा सा झुक गया। उसके घुटने दर्पण की सतह में हल्के से धंस गए। उसने गुर्राते हुए खुद को सीधा किया, लेकिन उसकी पत्थर जैसी त्वचा भी कराह उठी, क्योंकि उसके कंधों पर अदृश्य भार आ पड़ा था। लिली की सांसें अटक गईं। उसके घावों से टपकता काला खून पतला और पानी जैसा हो गया। किसी भी चीज को दागदार करने से पहले ही वह धुंध में घुल गया। अपने सरल दिमाग से भी वह जानती थी कि उसके सामने जो कुछ था उसे पचाना बहुत मुश्किल था। उस बूढ़े व्यक्ति का क्षेत्र केवल पानी ही नहीं था, इसका महत्व था। माइकल को भी ऐसा ही महसूस हुआ, एक ऐसा दबाव जिसने न केवल हड्डियों को बल्कि सब कुछ चूर चूर कर दिया। उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये स्वीकार करना कि इस दायरे में केवल एक ही इच्छा मायने रखती है, उस बूढ़े आदमी का। माइकल ने अपने दांत पीस लिए। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी फिर उठाई। पानी और आकाश उनके चारों ओर कोमल सर्पिलों में घूमने लगे। यहाँ किसी डोमेन का उपयोग करने के लिए इतनी शक्ति का प्रयोग करने में मुझे वर्षों लग जाएंगे, यहाँ तक कि सदियां भी बीत जाएंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। लेकिन तुम्हें मारना, लड़के, इस कीमत के लायक है। संघ तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता कि तुम मुझे याद रखने लायक लंबे समय तक जीवित रहो। वह चले गए। उनके पैरों के नीचे का दर्पण जैसा समुद्र लहरों से भर गया। एक ज्वारीय लहर उठी, क्षितिज से नहीं बल्कि शून्य से। यह नीले क्रिस्टल की दीवार की तरह ऊपर उठी। इसके भीतर संकुचित जल के अनगिनत ब्लेड घूम रहे थे, जिनमें से प्रत्येक विकृत अंतरिक्ष के प्रभामंडल में लिपटा हुआ था। यह मरे हुओं की ओर तेजी से नहीं बढ़ा, यह माइकल की ओर गिरा, सीधे नीचे। घोस्ट की चीख से हवा गूंज उठी। वह ऊर्जा से भरपूर होकर गोता लगाकर उस लहर को रोकने की कोशिश करने लगा। दूसरी चींटियां भी उसके साथ साथ चलने लगी। उनके काले भूरे शरीर नीचे आती लहर से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक क्षण के लिए इसकी गति धीमी हो गई, बस एक पल। पानी भारी और घना होता चला गया, मानो एक महासागर का भार एक गिरते हुए पर्दे में सिमट गया हो। यह उनके शरीरों से टकराया, उनकी काइटिन की परतें चरमरा उठी और उनके अंगों पर दरारें पड़ गईं। बिगिनिंग ने बगल से छलांग लगाई, दोनों मुट्ठियों से लहर पर प्रहार किया और उसे विकृत धाराओं में विभाजित कर दिया जो अभी भी माइकल की तलाश में थी। लिली लड़खड़ा गई, उसकी नजरें धुंधली हो गईं, लेकिन फिर भी उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, क्योंकि उसकी तीव्र इच्छा उसके शरीर के हर उस हिस्से को पीने की कोशिश कर रही थी जहां तक वह पहुंच सकती थी। हर घूंट उसके अंदरूनी अंगों को और भी ज्यादा चीर रहा था। उन सभी को खून बह रहा था। वे सब जल रहे थे, वे सभी अभी भी चल रहे थे। माइकल का दिल जोर से धड़क रहा था। इस जगह पर वह सबसे मजबूत नहीं था, आसपास भी नहीं। जैसे ही लहर तेजी से नीचे की ओर बढ़ी, उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ और कस ली। उसका दिमाग बेचैनी से दौड़ रहा था। आप उस पूरी दुनिया से कैसे लड़ेंगे जो किसी और की है? उस बूढ़े आदमी की आवाज सन्नाटे में गूंजती हुई सुनाई दी। जितना चाहो संघर्ष करो, उसने कहा। मेरे जल में अंततः सब कुछ डूब जाता है। माइकल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। बूढ़ा आदमी सिहर उठा, उसकी सांस अटक गई। उसके गले से खांसी की एक लहर फूट पड़ी। दर्पण जैसे दिखने वाले सागर पर गाढ़ा काला खून फैल गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके घुटने थोड़े से लड़खड़ा गए। उस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह मंद पड़ रहा था। उस नकली समुद्र में एक लहर फैल गई। अत्यधिक दबाव एक पल के लिए कम हुआ और फिर से बढ़ गया। बूढ़े आदमी ने अपना मुंह पोंछा, काला खून देखा और फुफकारा। यह क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने उलझन में कहा और अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के भीतर गहराई तक ले गया। क्या मुझे जहर दिया गया है? माइकल और बाकी सभी लोग उस बूढ़े आदमी को लड़खड़ाते हुए देखकर सदमे से देखते रह गए। बुजुर्ग ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन तभी उनके गले से एक और गीली, तेज खांसी निकली। दर्पण जैसे दिखने वाले समुद्र पर और अधिक काला खून फैल गया। माइकल ने पलकें झपकाईं। यह सामान्य बात नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि डोमेन उन्हें कुचल देगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी अचानक इस तरह कमजोर पड़ जाएगा। उनका पहला विचार था कि नरक के दमनकारी नियमों के भीतर चौथे रैंक के डोमेन को जबरदस्ती लाने का स्वाभाविक परिणाम होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, ये बात समझ में नहीं आई।
वह बूढ़ा व्यक्ति अनुभवी था। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित रहकर चौथे रैंक तक पहुंच चुका हो, वह अच्छी तरह जानता होगा कि वह अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच सकता है। उसने इस क्षेत्र में अंधाधुंध प्रवेश नहीं किया था। कुछ और ही बात थी। एक और खांसी ने बूढ़े आदमी के शरीर को हिला दिया। इस बार वह 2 कदम लड़खड़ाया, उसके नीचे की जमीन अस्थिर लहरों की तरह बाहर की ओर फैल गई। उसकी आभा फिर से टिमटिमा उठी, मानो हवा के झोंकों से जूझते हुए टूटे हुए लालटेन की तरह बिखर रही हो। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। तभी उनके मन में एक विचार आया, उसका भला, वेनोम फैन स्पीयर। उसने अपने मन में उस संपर्क के क्षण को फिर से दोहराया। भले ही बूढ़े व्यक्ति ने बाद में फेज शिफ्ट के बाद हुए हमले को रोक दिया था, फिर भी भला उसकी स्थानिक बाधा को छू गया था। और वेनफैन कोई सामान्य हथियार नहीं था। अवेकना सिस्टम ने भी इसकी प्रकृति के कारण इसे खतरनाक माना था। यह अत्यंत शक्तिशाली विष उत्पन्न करने में सक्षम था। तीसरे दर्जे के प्राणियों को अपनी सहायता के लिए असाधारण श्रेणी के उपकरणों की आवश्यकता थी। वेनोम फैन असाधारण श्रेणी के शिखर पर था। उस स्तर का विष संभवतः चौथे दर्जे के प्राणी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, विशेषकर उसे जो पहले से ही डोमेन को जबरदस्ती सक्रिय करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। माइकल को सच्चाई का एहसास हो गया। डोमेन स्वयं ही जहर के प्रसार को तेज कर रहा था। अंततः उस बूढ़े व्यक्ति को भी कुछ समझ आ गया। सीने पर हाथ रखते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर केंद्रित किया, अपनी नसों और नाड़ियों का पता लगाया। हर गुजरते पल के साथ उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। चौथे रैंक के बुजुर्ग ने फिर से खांसा। उनके होठों के कोने से और अधिक काला खून टपकने लगा। उनका क्षेत्र डगमगा उठा। उनके पैरों के नीचे का दर्पण जैसा समुद्र फट गया और सतह से प्रकाश टिमटिमाने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें, जो पहले हत्या के इरादे से तेज थीं, अब अविश्वास और क्रोध से चौड़ी हो गईं। तुम्हारे मुंह से जहर। उसकी निगाहें अचानक माइकल पर टिक गईं। माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसका शरीर, जो अब हिलने डुलने में सक्षम था, पहले से ही एक विशेष मुद्रा में था। बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से और घबराहट से कांपती आवाज में गुर्राया, ये किस तरह का भला है? इसका जहर इतना शक्तिशाली कैसे है? दमन के बावजूद भी यह संभव नहीं होना चाहिए। छड़ी को पकड़ते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह फिर से लड़खड़ा गया। वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से धुंधला हो गया। दबाव की लहरें कम हो गईं, जिससे मरे हुओं को क्षण भर के लिए सांस लेने का मौका मिला। अब माइकल को यह बात समझ आ गई थी। वह बूढ़ा आदमी न केवल उनसे लड़ रहा था, बल्कि उस जहर से भी लड़ रहा था जो उसके शरीर को अंदर से तबाह कर रहा था। और क्योंकि उसने अपना डोमेन खोल दिया था, इसलिए यह उसे तेजी से मार रहा था। माइकल के मन में धीरे धीरे एक एहसास घर कर गया। हो सकता है वे जीत जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने मुंह भरकर काला खून समुद्र में थूक दिया। उसका ऑरा बुरी तरह कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? तुम तुच्छ बच्चे। उद्धरण चिन्ह। डोमेन में फिर से गड़बड़ी हो गई और लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार बूढ़ा आदमी डरा हुआ लग रहा था। दर्पण जैसा समुद्र कांप उठा। बूढ़े व्यक्ति का क्षेत्र फिर से टूट गया। धुंधली रोशनी की दरारें टूटे हुए कांच की तरह सतह पर फैल गईं। घोस्ट ने दबाव में थोड़ी सी कमी महसूस की। उसके जबड़े चटकने की आवाज आए और एक तीखी चीख उसके मुंह से निकली, जैसे ही वह फिर से आगे की ओर झपटा। बिगिनिंग ने खुद को संभाला। उसके कंधों से अदृश्य भार हटते ही उसकी पत्थर जैसी मांसपेशियां कस गईं। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर अपने पूरे विशाल शरीर को उस बुजुर्ग पर झोंक दिया। लड़खड़ाती, खून बहती और अधमरी हालत में लिली ने किसी तरह खुद को सीधा खड़ा किया। निगलने की अपनी क्षमता को फिर से जगाने की कोशिश में उसका मुंह बड़ी मुश्किल से खुलता और बंद होता रहा। यहां तक कि घोस्ट के पीछे मौजूद चींटियां भी नई ऊर्जा के साथ चलने लगी। बूढ़े व्यक्ति के पैर दर्पण जैसे समुद्र पर हल्के हल्के घिसटते हुए आगे बढ़े। उसकी आंखें फड़कने लगीं। उसकी पकड़ कांपने लगी। उसकी लाठी, जो कभी वास्तविकता के स्तंभ की तरह स्थिर थी, अब बुरी तरह कांप रही थी। उसके होठों से काले खून की एक और धार फूट पड़ी। वह क्षेत्र पहले लहरों से भर गया, फिर चकनाचूर हो गया। सूर्य की रोशनी में कोहरे की तरह वह भ्रम टूट गया। दर्पण जैसा सागर विलीन हो गया। आकाश उजाड़ हो गया। जमे हुए मैदान उनके पैरों के नीचे फिर से बन गए। दम घुटने वाला दबाव पल भर में गायब हो गया। जैसे ही हवा फेफड़ों में वापस भरी, सभी ने हौंफते हुए सांस ली। रूएल लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही पड़ा। वरुण ने खुद को संभाला। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वे राक्षसी अलौकिक शक्तियां, जो माइकल के कमजोर पड़ते ही उस पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, अचानक अपनी जगह पर जम गईं। उन्हें अचानक ये समझ नहीं आ रहा था कि वे जीत देख रही हैं या आसन मृत्यु। असली युद्ध क्षेत्र में वापस आते ही बूढ़े व्यक्ति के घुटने मुड़ गए। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आभा बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी। माइकल उसे घूरता रहा। डोमेन के चले जाने के बावजूद, सभी की ताकत वापस आ जाने के बावजूद, वह बूढ़ा व्यक्ति अब भी भयावह होना चाहिए था। रैंक 4 का कोई भी सैनिक, चाहे वह कितना भी घायल क्यों न हो, इस हालत में नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन जहर उसे अंदर से खा रहा था। घोस्ट सबसे पहले उतरा। उसका विशाल अगला पैर बूढ़े आदमी पर जोर से पड़ा। बुजुर्ग ने अपनी लाठी घुमाकर वार को मोड़ दिया, लेकिन इस बार दीवार हिल गई और अंदर की ओर झुक गई। बिगिनिंग विपरीत दिशा से आया और उसकी मुट्ठी गरजते हुए बड़े व्यक्ति की पसलियों की ओर बढ़ी। बूढ़ा आदमी तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी जरूरत थी। दरार। बिगिनिंग की उंगलियों के पो उसकी बगल से छूकर निकल गए। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। जहर के खुले घाव से खून तेजी से बहने लगा। जैसे जैसे अंधेरा उसकी त्वचा पर फैलता गया, वह सिसक उठा और अपनी पसलियों को पकड़ लिया। तुम, खांसी, सच में मुझे इतना परेशान करने की हिम्मत करते हो? वह गुर्राया। उसके पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। लिली बाईं ओर से आए और उसकी विशाल छाया उस पर पड़ गई। चींटियां शिकारियों की तरह चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। राजकुमार हवा में आगे बढ़ा। उसके पीछे 5 नई परछाइयां बन गईं।
पहली बार चौथे रैंक के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से घिर गए थे। अब दोनों पक्ष बराबर दिख रहे थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को ही वापस ले जाया जा रहा था। घोस्ट एक बार फिर अंदर घुस आया, उसका अगला पैर एक ऐसी स्थानिक दीवार से टकराया जो नर्म धातु की तरह अंदर की ओर मुड़ गई।